हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी की कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं, जिसके अंतर्गत आपको यूट्यूब पे डेली 3 क्लासेस मिलती हैं। मॉर्निंग के 8 बजे की क्लास में हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड माध्यमिक आचार्य के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। दोपहर के 1 बजे झारखंड पात्रता परीक्षा जेट की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी के सिलेबस को। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं बीपीएससी टीआरडी 4.0 के सोशियोलॉजी के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो समाजशास्त्र विषय से किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल के माध्यम से जुड़कर अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम लोग झारखंड माध्यमिक आचार्य सोशियोलॉजी के जो यूनिट वाइज आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट करवाया जा रहा है, उसी का प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए आज का क्लास है। बीच में आप लोगों को कुछ दिन के लिए क्लास जो थी वो स्टॉप हो गई थी। कारण बस इतना ही था कि बीच में फेस्टिवल सीज़न था और फेस्टिवल सीज़न रहने के कारण फेस्टिवल में थोड़ा बिजी हो गई थी मैं। और देखिए, सब तरफ लेकर ही चलना पड़ता है। जब हम लोग इस संसार में आए हैं तो सब तरफ मैनेज करते हुए हम लोग को चलना पड़ता है। और ये जो पर्व त्यौहार है उसको भी पालन करना पड़ेगा, उसे भी देखते हुए चलना पड़ेगा। अब जो कि हम लोग का फेस्टिवल जो है वो दुर्गा पूजा ये सब पार हो चुका है, तो अब हम लोग धीरे धीरे करते हुए अपना जो सिलेबस है, अपना जो एग्ज़ाम है, उसको आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो उसी के अंतर्गत आप लोगों का यूनिट 15 तक कंप्लीट करवाया गया था यूट्यूब में। और वैसे स्टूडेंट्स जो मेरे साथ पेड ग्रुप के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें तो मैं पूरा टोटल नोट्स सेंड कर चुकी हूँ। टोटल 67 यूनिट उनको दे चुका हूँ। टेलीग्राम पे टेस्ट भी स्टार्ट हो गया था, लेकिन वही है कि फेस्टिवल के कारण कुछ दिन के लिए मैं बोल दी थी कि मैं टेस्ट नहीं ले पाऊँगी। लेकिन अब आप लोग का जो टेस्ट है वो मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। रात के 9 बजे जैसे हो रहा था वैसे टेस्ट आपका होते हुए चलेगा। और नोट्स तो ऑलरेडी मैं सेंड कर दी हूँ। तो वैसे स्टूडेंट जो झारखंड माध्यमिक आचार्य की तैयारी कर रहे हैं और पेड ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, कंप्लीट नोट्स लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सिंपल आप इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज करके 7870421839 इस पर आप कॉल करके या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से पेड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पे आपको पेपर 1 का स्टडी मटेरियल तो प्रोवाइड किया जाएगा ही, साथ ही साथ आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट नोट्स दिए जाएंगे विद एक्स्ट्रा मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एक चीज़ देखिए, जो झारखंड माध्यमिक आचार्य है, इसका जो सिलेबस है, इसको आप अगर पढ़ते हैं तो इससे आपका जेट का भी सिलेबस जो है वो बहुत हद तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपका जो दिसंबर में यूजीसी नीट का है वो भी कंप्लीट होगा, उसकी भी तैयारी आप लोगों को, उसमें कुछ कुछ अलग सिलेबस है, उसको मैं भी फिर आप लोगों को जैसे जैसे होगा उसको कंप्लीट करवाते हुए चलूँगी। जो टीआरडी 4 की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि समाजशास्त्र विषय में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक है, सिलेबस अलग अलग मेंशन किया गया है, आपको बोला गया है कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, लेकिन जो समाजशास्त्र विषय में जो टॉपिक दिया जाता है वो तो चेंज नहीं होगा ना, वो तो चेंज सेम वही रहेगा। अगर आपको जो टॉपिक विषय वस्तु पढ़ने को दिया जाएगा उसके लिए जो सार तत्व, जैसे आपको इमाइल दुर्खैम बोला गया, तो इमाइल दुर्खैम को जो आपका नोट्स है, जो आपका सिलेबस है, वो तो सेम रहेगा, वो हर एक एग्जाम के लिए आपको हेल्पफुल होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए और अपनी तैयारी को उस हिसाब से ही बेहतर बनाना चाहिए, ताकि आप आने वाले जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो जो सोशियोलॉजी के बेस्ड है उसको कम्पीट कर सको। तो देखिए, हम लोग बात करें यूनिट 15 में हम लोग का क्या था कि बोला गया था कि जैसा कि आप लोगों को यूनिट 15 अगर आप लोगों के पास सिलेबस होगा तो उसमें बोला गया है वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान प्रकृति और चरण। तो यूनिट 15 से लेकर आपका यूनिट 25 तक का, ठीक है, जो उस टाइप से रिलेटेड ही है। जैसे यूनिट 16 में आपको बोला गया कि तथ्य, मूल्य और वस्तुनिष्ठता पढ़ना है। यूनिट 17 में अनुसंधान विधियाँ मात्रात्मक एवं गुणात्मक। यूनिट 18 है परिकल्पना, जिसको हाइपोथेसिस बोला जाता है, उसकी विशेषताएं एवं स्रोत। यूनिट 19 नमूनाकरण, अर्थ और प्रकार। यूनिट 20 में आंकड़ों के संग्रहण की तकनीक, जब हम लोग कोई डेटा को कलेक्ट करते हैं उसके संग्रहण की तकनीकी कौन कौन सी, जैसे सर्वेक्षण हो गया, साक्षात्कार, अवलोकन, केस स्टडी, मौखिक इतिहास, कथा, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ये सभी आपको दिया गया है। यूनिट 21 में आंकड़ों संग्रहण के उपकरण, आंकड़ा संग्रहण करने के लिए हमको कौन कौन से उपकरण की जरूरत पड़ता है, जैसे प्रश्नावली हो गया, अनुसूचियाँ हो गया।
यूनिट 22 में है सामाजिक सांख्यिकी महत्व और सीमाएं। यूनिट 23 है आंकड़ों का वर्गीकरण, जिसके अंतर्गत सारणीकरण और आंकड़ों का चित्रात्मक प्रदर्शन है। फिर केंद्रीय माप के जो प्रवृत्ति है, जैसे माध्य, माध्यिका, बहुलक और प्रेक्षण के माप, औसत विचलन, मानक विचलन, ये दिया गया है। तो उसी को देखते हुए हम लोग उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। आप लोगों को जैसे यूनिट 15 में क्या करवाया गया कि आप लोगों को वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान, प्रकृति और चरण को किया गया। ठीक है कि वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान क्या है, तो इसमें बोला गया है कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर अपनी अंतर्वस्तु को, अपनी क्रियाओं को संपूर्ण करता है। और मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो जिज्ञासु स्वभाव का होता है, वो जानना चाहता है कि वो समाज के अंतर्गत क्या हो रहा है। तो किस परिप्रेक्ष्य में, तो समाज के परिप्रेक्ष्य में वो जानने का कोशिश करता है। इसके क्या क्या चरण हैं उन सभी को हम लोग फॉलो करते हुए चले थे। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में कौन कौन सी आपकी विशेषताएं हैं, इसके महत्व क्या है, इसकी आपकी कौन कौन से समस्याएं हम लोगों को देखने को मिलती हैं, इन सभी को हम लोगों ने देखते हुए चला था। अब हम लोग देखते हैं कि आपका उपकल्पना किसको कहते हैं। ठीक है, हम लोग का आज का टॉपिक है। जैसे जैसे होगा आप लोगों के, जैसे उपकल्पना, जिसको परिकल्पना भी बोला जाता है, फिर अनुसंधान विधियों को भी हम लोग देखेंगे कि मात्रात्मक विधि क्या है, गुणात्मक विधि क्या है। तो एक एक करके सारे टॉपिक को कवर करते हुए चलेंगे। तो उसी के अंतर्गत आज जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे परिकल्पना या फिर उपकल्पना। आज का हमारा टॉपिक क्या है, उपकल्पना। ये आपका यूनिट 18 का है। ठीक है, तो आप इसको एक ही, क्योंकि देखिए चीज़ वही है, सिर्फ नाम अलग अलग करके यूनिट वाइज कर दिया गया है। तो ये आपका यूनिट 18 में, ऐसा नहीं है कि मैं यूनिट 15 के बाद आप लोगों को यूनिट 18 करवा रही हूँ तो 16, 17 आप लोगों को छोड़ दूंगी, उसको भी नहीं छोड़ेंगे, उसको भी हम लोग जैसे जैसे होगा कवर कर लेंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिट 18 में जो हम लोगों को दिया गया है उपकल्पना या प्रकल्पना या फिर आपका हाइपोथेसिस जिसको बोला जाता है। ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये टॉपिक है, ये थोड़ा आपका कॉन्सेप्ट बेस्ड है, तो इसको समझना आप लोगों के लिए जरूरी होता है। देखिए, परिकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस क्या होता है कि एक समय के अनुसार अथवा एक अस्थायी जो सामान्यीकरण होता है उसमें हमें यह निष्कर्ष मिलता है कि क्या सही है क्या गलत है, इसके बारे में हम जब सोचते हैं, इसकी सत्यता की जब हम जांच करते हैं, इसकी जब हम परीक्षा लेते हैं तो उसको उपकल्पना या हाइपोथेसिस बोला जाता है। साधारण शब्दों में मान लीजिए, ये तो बुकिश लैंग्वेज का बात हो गया, अगर साधारण शब्दों की बात की जाए तो लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने मन ही मन जब हम कोई विचार को कर लेते हैं तो वो क्या कहलाता है, उपकल्पना या हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे आपका लक्ष्य क्या है, माध्यमिक आचार्य के एग्जाम को क्लियर करना, तो उसके लिए आप मन मन में क्या सोचते हैं कि ओ हमको ये बुक पढ़ना है, इनसे हमको पेड क्लास लेना है, इनका क्लास को हमको देखना है, ऐसे ही हमको तैयारी करना है, ऐसा करना वैसा करना। आप अपने मन ही मन जो चीज़ों को कर लेते हैं, सोचते हैं, वो क्या कहलाता है, उपकल्पना या फिर परिकल्पना कहलाता है। अब मान लीजिए उन चीज़ों को पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, तो किसी भी प्रकार का हम अनुमान लगाते हैं, कलात्मक विचार लाते हैं, कोई कल्पनात्मक विचार अपने अंतर्गत आते हैं, सहज ज्ञान के माध्यम से भी हम उसको ग्रहण करते हैं। तो वो ग्रहण करने की जो सारी विधियां होती है वो उपकल्पना के अंतर्गत किया जा सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार यह एक क्या है, ये एक पूर्वानुमान है जो कि किसी भी सामाजिक घटनाओं के, किसी भी विषय के खोज करने की हमको क्या देता है, प्रेरणा देता है, हमको इनकरेज करता है कि आप इस चीज़ को करने के लिए प्रेरित हो, कैसे आपको ये करना है। तो सामाजिक अनुसंधान में ये जो उपकल्पना का निर्माण है, इसका वैज्ञानिक अध्ययन का ये प्रथम चरण माना जाता है। क्या माना जाता है, ये वैज्ञानिक अध्ययन का, वैज्ञानिक अध्ययन का प्रथम चरण होता है। कौन सा, तो ये उपकल्पना। ठीक है,
हम पहले जिसके बारे में सोचते हैं, ये वैज्ञानिक अध्ययन का यह प्रथम चरण माना जाता है। उपकल्पना एक ऐसा पूर्व विचार होता है जो कि शोधकर्ता किसी भी विषय के संबंध में अपने प्रारंभिक उसका जो ज्ञान होता है और उसका जो सामान्य अनुभव होता है उसके आधार पर बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि यह अनुसंधानकर्ता का पूर्व विचार है और वो देखता है कि कोई हम अनावश्यक तथ्य जैसे कलेक्ट नहीं कर ले। कोई भी हमको काम करना है तो अनावश्यक चीज़ों को हम जैसे नहीं ले, उसको छांट कर जो सही है, जो सही चीज़ है उसको हम लोग सही दिशा में उसका प्रयोग करें। तो अलग शब्दों में, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपकल्पना का जो निर्माण है वो अनुसंधानकर्ता को अपने अध्ययन विषय से भटकाव से क्या करता है, रोकता है तथा अनुसंधान को निश्चितता प्रदान करता है। इसलिए कहा जाता है कि उपकल्पना के बिना सामाजिक अनुसंधान में हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ कि ज़्यादा आप लोग मटेरियल कलेक्ट करने के चक्कर में मत पड़िए। जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल है उसको पढ़िए। जैसे आपको माध्यमिक आचार्य में 67 यूनिट दिया गया है, उसका भी सब यूनिट भी है, तो आपको पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जो यूनिट दिया गया उन सभी को हम लोगों को कॉन्सेप्ट को क्लियर कर ले, क्या बोला जा रहा है क्या नहीं बोला जा रहा है उसको समझे। ऐसा नहीं इससे उससे उससे चारों तरफ भटकाव से चीज़ें आपकी सटीक नहीं होंगी। जो दिया गया है उसको पहले आप कॉन्सेप्ट को समझिए, उसको क्लियर कीजिए, ताकि अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी पूछे तो आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि हाँ इसका आंसर ये होगा। और किसी भी चीज़ को पढ़ने का जो तरीका होता है उसको कहानी के माध्यम से पढ़िए, ठीक है। ये जो अनुसंधान टॉपिक है यह बहुत हार्ड टॉपिक है सोशियोलॉजी के अंतर्गत, अगर आप उसको ऐसे विचार करें, लेकिन इसे भी अगर आप कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे तो चीज़ें जो है आपको एक तो अच्छी प्रकार से समझ में आएंगी, ताकि आप उसका जो आंसर निकाल सकें वो सही निकाल सकें। आप खुद ही सोचिए ना कि जब हम लोग कोई कहानी को पढ़ते हैं, जैसे देखिए रामायण हो गया, महाभारत हो गया, तो ये सब जो आप कहानियाँ पढ़ते हैं तो क्या होता है, आप कहानी इंटरेस्ट लेकर पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उसका जो पात्र है, उसकी जो घटनाएं, उसको आपको हमेशा के लिए बचपन की सुनी घटना अभी भी याद है, क्योंकि आप उसमें इंटरेस्ट है, आप इंटरेस्ट के माध्यम तो उसी में इस प्रकार से इस विषय को भी इंटरेस्ट दीजिए, इंटरेस्ट के साथ इन चीज़ों को समझने को कोशिश कीजिए ताकि आप उसको सटीक लगा सकें। तो ये तो हो गया उपकल्पना। अब इससे रिलेटेड, उपकल्पना से रिलेटेड जो विभिन्न समाजशास्त्रियों ने अपनी परिभाषाएं भी दी हैं, तो उन परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं कि जैसे जॉर्ज कैसवेल ने कहा है कि उपकल्पना अध्ययन विषय से संबंध अस्थायी तथा काल्पनिक निष्कर्ष है। उपकल्पना क्या है, तो ये हमारे अध्ययन विषय से रिलेटेड क्या है, अस्थायी है और काल्पनिक। हम अपने मन में विचार करते हैं कि हमको क्या करना है, ये जो हमारे समाज जो समस्या दी गई है उसको हम कैसे क्लियर करें, कैसे उसको सॉल्व करवे, तो ये हमारे मन का एक विचार होता है, ठीक है। और वो विचार कैसा होता है, तो वो हमारा काल्पनिक विचार होता है। गुडे एवं हॉट बोलते हैं कि उपकल्पना भविष्य की ओर देखती है। यह एक तर्कपूर्ण वाक्य है जिसकी वैधता की परीक्षा की जा सकती है। यह सत्य भी हो सकती है और असत्य भी हो सकती है। बोगार्ट्स महोदय के अनुसार एक उपकल्पना एक प्रस्तावना है जिसका परीक्षण किया गया है। पीटर एच मंत्र के अनुसार उपकल्पना एक अस्थायी अनुमान है, ठीक है। अब मान लीजिए इतने सारे थिंकर्स ने जो अपनी बातों को बताया, तो उसके आधार पर हम लोग उपकल्पना की कौन कौन सी विशेषताएं दे सकते हैं। तो उपकल्पना की अगर हम लोगों को परिभाषाओं के माध्यम से बोला जाए तो इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। क्या है, इसकी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। किसकी, उपकल्पना की। कौन कौन सी विशेषता है, तो उपकल्पना अनुसंधान कार्य को निश्चितता प्रदान करता है। क्या करता है, जो अनुसंधान कार्य है उसको क्या करता है, निश्चितता प्रदान करता है, ठीक है। यह अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करता है। जो अनुसंधान है, ठीक है, अनुसंधान को क्या करता है, सही दिशा प्रदान करता है, सही दिशा प्रदान करता है। क्या, उपकल्पना अनुसंधान को सही दिशा प्रदान करता है। फिर बोला जा रहा है यह अध्ययन की सीमा को निर्धारित करता है।
अध्ययन की जो सीमा है उसको क्या करता है, निर्धारित करता है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है कि आपको माध्यमिक आचार्य का आपको एग्जाम को क्लियर करना है, आपके पास बहुत सारा बुक हो जाए, बल्कि बुक हो जाए, बहुत सारे नोट्स हो जाए, तो आपका भटकाव होना स्वाभाविक है। लेकिन अगर आपके पास स्टडी का सोर्स लिमिट होगा तो आपकी सीमा जो हो वो निर्धारित होगी, तो आप चीज़ों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। इसका सीमा का निर्धारण होता है। यह सिद्धांतों के निर्माण व विकास में सहायक होती है। कोई भी जब सिद्धांत बनता है, ठीक है, उसके निर्माण में उसको क्या कहता है, सहायता प्रदान करता है। उसके बाद बोला जा रहा है कि उपकल्पना अवधारणात्मक रूप से स्पष्ट होनी चाहिए। उपकल्पना क्या है, ये स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है उपकल्पना विशिष्ट होनी चाहिए। उपकल्पना कैसी होनी चाहिए, तो विशिष्ट होनी चाहिए, ठीक है। फिर है कि उपकल्पना क्या है, यह सिद्धांत समूह से संबंध होने चाहिए, ठीक है। और उपकल्पना जो है वो तर्कपूर्ण होनी चाहिए कि आप जो दिए हैं, अगर कोई दूसरा आके उसके संदर्भ में तर्क करे तो उसको भी वो सटीक रिजल्ट जैसे प्राप्त हो। जैसे दुर्खिम जी ने आत्महत्या का जो सिद्धांत दिया था, उपकल्पना दी थी, अगर कोई दूसरा आकर उसके संदर्भ में बात करेगा तो वो सही प्रकार से कर सकता है। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का अपना सिद्धांत दिया, तो कोई उसको आकर अगर चैलेंज करेगा तो उसको भी जो रिजल्ट है जैसे वही प्राप्त हो सके। तो ये सभी क्या थी, उपकल्पना की विशेषताएँ थी। क्या थी, उपकल्पना की विशेषताएं थी। अब हम लोग पढ़ेंगे उपकल्पना या प्रकल्पना का प्रकार। क्या पढ़ेंगे, उपकल्पना या प्रकल्पना का प्रकार के संदर्भ में पढ़ेंगे। ये इम्पॉर्टेंट है। और कौन कौन से थिंकर ने कौन कौन से अपने प्रकारों के संदर्भ में बात की है उसको भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। जैसे डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने उपकल्पना को 2 भागों में बांटा है, ठीक है। तो डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने उपकल्पना के कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार बताए हैं। वो 2 प्रकार कौन कौन से हो गए हैं उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने उपकल्पना के कितने प्रकार बताए हैं, 2 प्रकार। वे 2 प्रकार कौन कौन से हैं, तात्विक उपकल्पना और सांख्यिकी उपकल्पना। कौन कौन सा है इनका, तात्विक उपकल्पना और सांख्यिकी उपकल्पना। एक एक करके हम लोग उसको समझते हुए चलेंगे, ठीक है। देखिए, तात्विक उपकल्पना क्या होता है, इसमें 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में जब अनुमान पर आधारित संबंधों को व्यक्त किया जाता है और वो परीक्षणीय नहीं होता, हम उसको परीक्षण नहीं कर सकते, तो वो तात्विक उपकल्पना होता है। और सांख्यिकी उपकल्पना तात्विक उपकल्पना के संबंध में जो निगमित जो सांख्यिकी संबंध है उसको एक अनुमान के आधार पर वो बोला जाता है। और इसके परीक्षण जो होता है वह किसी किसी का आधार होना इसके अंतर्गत आवश्यक होता है। हमको संख्या ले मिलता है, हम संख्या के आधार पर जब हम चीज़ों को प्राप्त करते हैं तो वह सांख्यिकी उपकल्पना का स्वरूप हो गया। हेज महोदय ने भी 2 प्रकार के उपकल्पना के बारे में बात की है। उनका भी वर्गीकरण 2 आधार पर है। क्या है, एक वे बोलते हैं सरल और दूसरा बोलते हैं जटिल। उपकल्पना के कितने आधार बताते हैं, 2। हेज महोदय, सरल और जटिल। गुडे एवं हॉट, गुडे एवं हॉट, गुडे एवं हॉट ने 3 प्रकार के उपकल्पना बनाए हैं। कितने प्रकार के बताए हैं, तो 3 प्रकार के। कौन सा हो जाएगा, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, ठीक है। जो उपकल्पना है 3 आधार किसने बताया है, तो गुडे एवं हॉट ने। कौन कौन सा, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित और विश्लेषणात्मक चरणों से संबंधित। ये 3 प्रकार कौन बताए हैं, तो आपके गुडे एवं हॉट। अब मान लीजिए हम लोग उपकल्पना का परिभाषा देख लिए, विशेषताएं देख लिए, उसके बाद प्रकारों को देख लिए। अब जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे कि उपकल्पना की कौन कौन सी सीमाएं हैं और उपकल्पना का कौन कौन सा महत्व है। इसको देखेंगे तो हमारा जो उपकल्पना आज का जो टॉपिक है वो क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, अगर इसके सीमाओं के बारे में बात की जाए तो उपकल्पना को
ध्रुव सत्य नहीं माना जा सकता। आपका क्या है, ये तो आपके मन में है ना, काल्पनिक विचार है, तो आप इसको बोलेंगे एकदम हम जो सोच लिए, हम जो विचार कर लिए वही सटीक हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये ध्रुव सत्य नहीं माना जा सकता है। और तथ्य संकलन में हम डाटा जो कलेक्शन करते हैं तो उसमें भी हमारा लिमिटेशन होता है। पक्षपात की संभावना हो सकती है, क्योंकि ये हमारा मनोभाव है, हमारा विचार है, तो पक्षपात भी हमें देखने को मिल सकता है। परीक्षण में भी हमें सीमितता देखने को मिलती है। मूल्यांकन में समस्या आ सकती है। व्यक्तिगतता की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब ऑब्जेक्टिविटी आपको देखने को उस टाइप से नहीं मिल पाता है। वस्तुनिष्ठ स्रोतों के प्राप्ति की समस्या होती है। लक्ष्यों की अनिश्चितता होती है। उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे सीमित होते हैं। ये तो इनकी सीमाएं होगी। अब अगर हम उपकल्पना या प्रकल्पना का महत्व या इसके बारे में बात की जाए तो ये अनुसंधान की दिशा को निश्चित प्रदान करता है, अनुसंधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, अध्ययन क्षेत्र को सीमित करने में ये उपयोगी होता है। ठीक है, अध्ययन में निश्चितता लाता है, उपयोगी तथ्यों के संकलन में सहायता होता है, निष्कर्ष निकालने में उपयोगी होता है और सिद्धांतों के निर्माण में ये सहायक होता है। क्या? तो उपकल्पना। तो इस प्रकार से आपका जो परिकल्पना या उपकल्पना या हाइपोथेसिस ये यूनिट 18 है, यहाँ पे इस प्रकार से कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपके कोई भी डाउट्स, कोई भी कमेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और इस प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। अब आप लोगों की क्लास जब रेगुलर होगी तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।